हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सोनी क्लासेस गणपत में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण, जिसका टॉपिक है समास। दोस्तों, जानते हैं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिलते हैं और पूरे आपको एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम सारा समास का प्रकार और उससे कुछ पूछे गए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालते हैं समास। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कहेंगे समास। देखिए, समास का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सम्मिलन। आइए, जो दोस्तों समास का अर्थ होता है वह क्या होता है? सम्मिलन होता है। अब देखिए, समास क्या क्या अर्थ होता है, अब अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पदों के मेल को ही हम लोग समास कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि परिभाषा आप लोगों को याद होगा, आप पहचानेंगे कैसे, इसके बाद की हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए कि समास क्या है। तो जो समास होता है दोस्तों, पदों के मेल को ही हम लोग समास कहते हैं। इसका अर्थ होता है सम्मिलन, यानी जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति और कारक चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समास। और इसका अर्थ होता है सम्मिलन, ठीक है। कोई कोई ऐसे भी बोलता है कि शब्दों के मेल को भी समास कहते हैं, तो उन लोगों का भी क्या है? सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब ये हम लोग बात करेंगे कि समास के जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं समास का प्रकार। दोस्तों, बता दूं आपको कि जो समास होता है मुख्यतः चार ही प्रकार का होता है। यानी जो समास होता है मुख्यतः चार प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया कि समास कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है, और वो कौन कौन होता है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकार को लिखते हैं, यानी जो समास का प्रकार होता है। सबसे पहला प्रकार होता है आपका अविभाव समास। ठीक है, पहला क्या आपका समास होगा? अविभाव समास। दूसरा आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। जो तीसरा हो जाता है वो आपका द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्व समास। और जो आपका चौथा प्रकार हो जाता है वो हो जाता है बहुव्रीहि। ठीक है, तो हमने आपको बताया वास्तव में जो समास होता है, समास जो मुख्यतः होता है वो चार ही प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका हो गया अविभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया द्वंद्व समास, और चौथा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, इतना तक आपको डाउट नहीं हुई होगी। और आइए हम लोग समझेंगे कि अविभाव क्या है, तत्पुरुष क्या है, द्वंद्व क्या है और बहुव्रीहि क्या है। मैं उससे पहले आपको ये भी बता दूं, जो तत्पुरुष समास होता है इसका दो भेद होता है और होता है। यानी जो तत्पुरुष हमारे हो जाते हैं, तत्पुरुष समास, ये दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। जो तत्पुरुष समास हो जाते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है द्विगु समास, और जो दूसरा हो जाता है वो आपका हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, हमने आपको बताया समास का जो वास्तविक अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है सम्मिलन, और जो पदों को यानी दो या दो से अधिक पद अपने कारक और विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए तब पर भी उसको हम लोग क्या कहेंगे? समासी कहेंगे।
और जो समास होता है उसका मुख्यतः 4 ही भेद है, जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखा है अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के 2 भेद और हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं द्विगु समास और क्रमधारय समास। इसके अतिरिक्त एक और समास होता है जो कि अपवाद में आता है, वो आपका हो जाता है नए समास। एक और समास है, वो कौन है? नए समास, जो कि अपवाद में हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि अविभाव समास क्या है। अब इसको थोड़ा हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है, और एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अविभाव समास क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डालते हैं यहां पर अविभाव समास। देखिए अविभाव समास, इससे आपको अर्थ निकल रहा है अव्यय। जिस समास का प्रथम पद अव्यय का कहने का अर्थ होता है जिस पर लिंग, कारक, वचन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अव्यय और अविकारी। ठीक है, अव्यय बोलिए या अविकारी बोलिए, अविकारी। जिस पर लिंग, वचन, कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को कहते हैं अव्यय या अविकारी। ठीक है, तो जिस समास के प्रथम पद अव्यय अविकारी हो, यानी जिस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़े, उसी को हम लोग समास कहते हैं। आप लोग ये परिभाषा पढ़े होंगे। मेन बात करते हैं जो अब खेला चालू होने वाला है, इसको हम लोग पहचानेंगे किस तरह, तो नोट कीजिए। सबसे पहले पहचानेंगे हम, अगर किसी भी पद के पहले बे दिखाई दे, उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्ग बात करेंगे उपसर्ग, जैसे प्रति दिखाई दे, उप दिखाई दे, अनु दिखाई दे, आ दिखाई दे, तो ये सब क्या होता है? उपसर्ग। अब आप लोग पढ़े होंगे उपसर्ग क्या है। उपसर्ग एक शब्दांश है, शब्द का छोटा सा अंश है, जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके विशेष अर्थ को बदल देता है। आप लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए समास को हम लोग समझेंगे बेहतर ढंग से कि कौन सा समास है। तो अविभाव समास में मैंने सबसे आपको पहले बताया, अगर पहला पद बे और उपसर्ग उसके साथ एक जोड़ा पद दिखाई दे आपको, जोड़ा पद कहने का मतलब, जिसे देखिए हम यहां पर लिखते हैं साथों साथ, ये दोनों जो पद है एक दूसरे के जोड़ा है, यानी साथों साथ एक ही जैसा डबल पद है। जब एक ही जैसा डबल पद हो जाता है तो उसको भी हम लोग कहेंगे अव्ययी समास है। ठीक है, तो फिर से देखिए, जिस समास के प्रथम पद बे और उपसर्ग और जोड़ा शब्द लगा रहे, तो अब हम लोग कहेंगे कौन सा समास है? अविभाव समास है। आ भी लगा रहता है, ध्यान दीजिए, आ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी समास। जैसे हम यहां पर लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ये कौन सा समास है? तो अविभाव है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर रातों रात, यानी डबल पद है यहाँ पर, रातों रात, आजन्म, ये टोटली कौन सा समास है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ अविभाव समास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट नहीं है। जिस समास के पहला पद बे यानी उपसर्ग और जोड़ा दिखाई दे, तो आप कौन सा समास कहेंगे? अविभाव समास कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि हम लोगों का तत्पुरुषों से था, इसको मिटाते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको इसमें से 20 समास को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और अगला पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग। देखिए अगला टॉपिक था हम लोगों का तत्पुरुष समास। आइए तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जिस समास को विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे, कारक चिन्ह,
जानते हो दोस्तों कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कहते हैं कारक, और कारक को जो चिन्ह दर्शाता है उसे कहते हैं कारक चिन्ह, जो कि कितने हैं? 8 है। जैसे में का, के, की, से, में, पर आदि। अगर आपको इस तरह विभक्त करने के बाद बीच में दिखाई दे तब हम कहेंगे कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। फिर से देखिए, जिस समास को विग्रह करने पर, जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता हो, यानी आपने करने का मतलब क्या है? ये का आ जाए, के आ जाए, की आ जाए, से आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे नोट कीजिए, एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला राजकुमार, राजकुमार, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। यानी जब आप राजकुमार का विग्रह किए तो आपके बीच में क्या है? कारक चिन्ह है। कार जो है कारक चिन्ह है, हमने यहां पर बताया आपको। तो अगर इस तरह को आपको दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। फिर से बात लीजिए, जिस समास को विग्रह करने पर उसके बीच में कारक चिन्ह आ जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि यही है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे में हमने आपको बताया राजा का कुमार, राजकुमार, राजकन्या, राजकन्या, इधर लिखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, राजकन्या, राज की कन्या, राज की कन्या, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। राज की कन्या, तो की क्या है आपका? यहां पर देख लीजिए कारक चिन्ह है, तो हम आप बस इतना याद करिए कि जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए तो उस समास को हम लोग बोलेंगे कि तत्पुरुष समास है। आई होप कि आप तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास को बिल्कुल समझ गए होंगे। सॉरी, तत्पुरुष और अव्रीहि समास को बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टॉपिक की बात करेंगे जो था हम लोगों का, इसको मिटा देते हैं। आइए, अब जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक था वो था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को किस तरह पहचानेंगे कि भैया ये ही द्वंद्व समास है, तो अंत तक बने रहिएगा आप लोग। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उल्टा हो, जिसे हम यहां पर लिखते हैं माता, पिता। माता, माता के उल्टा क्या हुआ? पिता। अब पिता का उल्टा क्या हुआ? माता। हुआ कि ना हुआ? जिसे यहां पर लिखते हैं भाई, भाई का उल्टा क्या होगा? बहन। तो अगर आपको इस तरह के समास दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन सा समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास। यानी आपको अपोजिट जब पद वाला समास आपको, जो पद रहेगा एक दूसरे के उल्टा रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास है। देखिए भाई बहन, उल्टा है कि ना उल्टा है? अगर हम यहां पर लिखते हैं मार, तो इधर हो गया भात। सब कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस समास को बोलेंगे हम लोग द्वंद्व समास। आई होप कि आप ये भी समास को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा पॉइंट पर हम लोग आते हैं जो था बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। आइए, बहुव्रीहि समास, इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसी समास को हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। यानी जिस समास की कोई पद प्रधान ना होता है, कोई दूसरा पद प्रधान होता है, इसी को कहेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में ज्यादा से ज्यादा देवी देवता के नाम आते हैं,
जैसे बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा लंबोदर, 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 लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी, जिसके पाणी में चक्र हो उसी को बोलेंगे चक्रपाणी, यानी भगवान विष्णु। यानी इस समास में अत्यधिक देवी देवताओं का नाम आता है, और देवी देवताओं के जितने सारे नाम होते हैं उनको हम लोग रखते हैं बहुव्रीहि समास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समास समझ में आया होगा। पहला बात हमने आपको बताया था अविभाव समास में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहला पॉइंट को कि अविभाव जो समास था उसमें क्या था। तो अविभाव समास वे समास होते हैं जिस समास के प्रथम पद बे हो, उपसर्ग हो, आ हो या एक ही जैसा पद हो, तो उस समास को हम लोग क्या बोलते हैं, अविभाव समास। इतना क्लियर है। तो पुरुष समास में हमने आपको क्या बताया कि वे समास जिसको विग्रह करने पर, जिसको विग्रह करने पर बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाता है। विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, जिसे हमने आपको बताया का, के, से, में, पर, ये जो भी है विभक्ति चिन्ह ही है। अगर इस तरह के आते हैं तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर तीसरा पॉइंट द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या एक दूसरे के उल्टा अपोजिट हो, तो इस समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे में हमने आपको बताया माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, चाचा का उल्टा है चाची, चोर पुलिस, चोर उल्टा हो गया पुलिस। यानी इस तरह के आपको समास दिखाई दे तो आप बिल्कुल ही द्वंद्व समास को चूज कीजिएगा। और आपको बहुव्रीहि समास भी हमने आपको बताया कि इस समास में अत्यधिक देवी देवताओं का नाम आता है। जैसे में हमने आपको बताया लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, चक्रपाणी, ये जितने भी आप देख रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी इस दोनों में से कोनो पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ। जिसके हाथ में चक्र हो, तो किसके हाथ में चक्र होता है आपने ध्यान दिया होगा, भगवान विष्णु के। तो यहाँ पर विष्णु जी क्या हो गए, प्रधान हो गए, यानी कोई दूसरा पद प्रधान हो गया। न तो चक्र प्रधान हुआ, नहीं पाणी प्रधान हुआ, कोई दूसरा हो गया। तो इसी समास को हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब बात करेंगे हम लोग जो तत्पुरुष समास के दो प्रकार था, जैसे द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय। वो 2 पॉइंट को हम लोग भी देखते हैं। चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आइए तत्पुरुष के हम यहाँ पर भेद बताए थे आपको। तो पहला पॉइंट पर हम लोग नोट करेंगे, जैसे में द्विगु, द्विगु समास। आइए द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कहने का मतलब जो गिनती हो, 1 2 3 4 5 ये सब गिनती हो, उस समास को कहेंगे द्विगु समास। यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उस समास को कहेंगे हम लोग द्विगु समास। आइए जिस बात करते हैं यहाँ पर नौनिधि, नौनिधि, निधि कितने हैं, 9। यहां पर देखिए नौनिधि, नौनिधि। सप्ताह, सप्ताह, इसका कहने का मतलब सप्त, सप्त मतलब 7। यहां पर देखिए चौराहा, चौराहा, ये टोटली आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है, यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उस समास को हम लोग कहेंगे द्विगु समास। जैसे नौनिधि, चौराहा, सप्ताह, त्रिमासिक, त्रिमासिक यानी 3 महीना। तो इस तरह अगर आपको समास दिखाई दे तो आप बिल्कुल
द्विगु समास को चूज कीजिएगा और पोत डालिएगा। तो चलिए अब दूसरा का बात करेंगे हम लोग क्रमधारय की। क्रमधारय समास। आइए, क्रमधारय समास क्या होता है दोस्तों? जिस समास में किसी दूसरे से तुलना किया जाता है, इसमें किसी से तुलना किया जाता है। तो याद कीजिए क्रमधारय क्या होता है? तुलनात्मक होता है, इसमें किसी से तुलना किया जाता है। तो जिस समास में किसी दूसरे से तुलना किया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग क्रमधारय समास। जैसे नील कमल, कौन? नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? तो नीला है। नील कमल, किसी से तुलना किया जा रहा है। कमल नयन, कमल नयन, कमल कैसा है? तो नयन के समान है। नयन, कमल नयन, कौन सा समास होगा? क्रमधारय ही समास होगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान वाली स्त्री, किसी से तुलना किया जा रहा है। जिस स्त्री का मुख चंद्रमा के समान हो उसी को कहते हैं चंद्रमुखी। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, जिस स्त्री का मुख सूर्य के समान हो उसको कहेंगे सूर्यमुखी। किसी से तुलना किया जा रहा है तो आप याद कीजिए, जिसमें किसी से तुलना किया जाएगा वह होगा क्रमधारय समास। तो चलिए, यानी हमने आपको सारा के सारा समास बता दिए। एक और ठो है जिसको हम लोग नए समास बोलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, नए, नए समास क्या होता है? देखिए, नए समास का मतलब हुआ कि जिस समास का प्रथम पद अकरात्मक, जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अकरात्मक, यानी पहला पद होगा अ, उसको बोलेंगे नए। फिर से देखिए, जिस समास का प्रथम पद अकरात्मक हो, अकरात्मक तो इसको बोलेंगे नया समास। जैसे अज्ञान, 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 पहला पद क्या है? अकरात्मक है। तो जिस समास का पहला पद अकरात्मक यानी अ होता है उस समास को हम लोग कहते हैं नए समास। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद अकरात्मक हो उसको कहेंगे नए समास। अब यहां पर देखिए, अल्पज्ञ, 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 यहां पर अकरात्मक आपको दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जितना भी समास से पढ़े उसका कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो भी मैं समास बोल रहा हूं। तो चलिए, आपका समास पहले यहां पर रहा यथासंभव। कौन सा समास है? यथासंभव, यथासंभव। ये भी आप समझ जाइए कि जिस समास के पहले यथा लगा रहो, यथा बेद लगा रहो तो उस समास को हम लोग कहेंगे अविभाव समास। अविभाव समास। ठीक है, यथा कौन सा समास है? यह वैभाव, यथा संभव, यथा शक्ति, इस टोटली कौन सा समास आएगा? अविभाव समास। अदम आप मार दीजिएगा मार के, यानी जिस समास का प्रथम पद यथा हो उस समास को कहेंगे अविभाव समास। जैसे यथा संभव, यथा साध्य, यथा शक्ति, जितना भी आएगा कौन होगा? अविभाव समास होगा। ठीक है, अगला उदाहरण आपको देते हैं लोकप्रिय। लोकप्रिय, बताइए कौन सा समास है? लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। तो लोगों में प्रिय, में कारक चिन्हाया यानी तत्पुरुष, लोगों में प्रिय यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रंगकर्मी। रंगकर्मी, आइए यहां पर रंगकर्मी, रंगकर्मी, ये कौन सा समास है? रंग में कर्मी, रंग में कर्मी यानी तत्पुरुष समास। रंगकर्मी भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। आइए अगला को देखते हैं हम लोग पचासेक। पचासेक, आइए पचासेक, पचासेक कौन सा समास है? पचासेक, पचा के सेक, पचा के सेक,
तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक बटन जरूर ही दबाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के किसी वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।